हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुआ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिसेंटली आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से इस एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे। तो चलिए आज हम लोग इसका नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी किस तरह से है, सारी चीज़ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय, ये मैंने नोटिफिकेशन का ही एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। मैं जो भी चीज़ें यहाँ डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी नोटिफिकेशन से ही डिस्कस करने वाला हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन का ही ये सब चीज़ें पार्ट्स हैं। ओके, देखिए जैसा कि आप देखेंगे नोटिफिकेशन में यहाँ पर इस तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का नोटिफिकेशन है, यानी कि आईबीपीएस ये एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। ऊपर ही दिया हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3, यानी कि स्केल 1 ही नहीं, यहाँ पे 2 और 3 जो स्केल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट भी होने वाली है। इसके साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट्स यानी कि मल्टीपर्पज इन आरआरबीज। अभी एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक डाउट होगा कि ये ऑफिस असिस्टेंट या फिर मल्टीपर्पज किसको कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं, ये क्लेरिकल पोस्ट को ही कहा जा रहा है। क्लर्क्स को ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है आजकल। तो अगर आप कहीं ऑफिस असिस्टेंट देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये क्लेरिकल पोस्ट ही है, राइट। एंड मल्टीपर्पज इसलिए कहा गया है कि इनकी सर्विसेज किसी भी डिपार्टमेंट में ली जा सकती हैं। ये कोई स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए इनकी भर्ती नहीं हो रही है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज कहा गया है, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स। ग्रुप ए यानी कि स्केल 1, 2 एंड 3, एंड ग्रुप बी यानी कि ऑफिस असिस्टेंट या फिर क्लर्क। तो क्लरिकल कैडर या फिर ऑफिसर जो कैडर है उसमें जो रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस टेंटेटिवली इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021। यानी कि जो प्रीलिम्स है वो टेंटेटिवली, अगर सब कुछ ठीक रहा, हालात ठीक रहे, जैसा कि अभी पेंडेमिक का इशू चल रहा है, सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन नहीं हुआ, सब कुछ खुला रहा, तो अगस्त में आपकी प्रीलिम्स हो जाएंगी एंड सितंबर अक्टूबर के बीच में मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट की जाएगी। The interviews for recruitment of Group A officers scale 1, 2 and 3 under the same process will be coordinated by the nodal regional rural banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority tentatively in the month of November। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है कि अगस्त में प्रीलिम्स हो जाएगा एंड सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में मेंस एग्जाम हो जाएगी। एंड जो ये ऑफिसर लेवल की जो एग्जाम है स्केल 1, 2 एंड 3 वाली, तो उनको इंटरव्यू भी होगा और वो इंटरव्यू नवंबर के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार देखिए, ये जो डेट की शीट है ये भी आपके नोटिफिकेशन में दी गई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 तारीख को, और ये कब तक चलेगा? 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 28 जून 2021 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम, ये जो वैकेंसीज है इनके लिए। एंड एक चीज बता दूं कि 28 जून का वेट मत कीजिएगा, राइट। क्यों? बिकॉज फिर क्या होगा ना, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा, तो जो नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं आपके घर के आसपास के सेंटर्स, हो सकता है वो फुल हो जाएं एंड आपको आपके घर से कहीं दूर जाना पड़े एग्जाम देने के लिए। इसीलिए अगर आप एग्जाम देने का मन बना चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ओके, वही चीज बताई गई है कि आप एप्लीकेशन फीस वगैरह पेमेंट 8 जून से 28 जून तक कर सकते हैं। देन जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, अगर सब कुछ सही रहा तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं उनको 9 जुलाई को प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के कॉल लेटर्स डाउनलोड करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वाली चीज हम छोड़ देते हैं। देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका जो कॉल लेटर है वो आपको जुलाई एंड या अगस्त में मिलने लगेंगे, आप डाउनलोड कर सकोगे प्रीलिम्स के कॉल लेटर्स। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होगी वो टेंटेटिवली अगस्त मंथ में होगी, ठीक है। फिक्स डेट नहीं बता सकते, फिर भी अगस्त के मंथ में आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी। और प्रीलिम्स चाहे वो क्लरिकल एग्जाम की हो या फिर स्केल 1 एग्जाम की हो। देन रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगी उसका रिजल्ट आपका सितंबर के महीने में आ जाएगा। देन डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम
मेन एग्जाम, यानी कि आपका स्केल 1, 2 या 3 के लिए जो मेंस होंगी, ओके, या फिर क्लरिकल के लिए भी जो मेंस होगी उसका सितंबर 2021 में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगी वो भी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में हो जाएगी। देन जो आपके रिजल्ट हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 इसके जो एग्जाम हुई थी मेंस की, उसके जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में मिल जाएंगे आपको। एंड जो कॉल लेटर्स होंगे इंटरव्यू के लिए, देखिए इंटरव्यू क्लरिकल पोस्ट का नहीं होगा, ये चीज मैं बता दूं, क्लरिकल पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, ओके, डायरेक्टली वो मेंस के स्कोर के ऊपर ही उनको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन जो स्केल 1, 2 और 3 के लिए अप्लाई करेंगे उन लोगों को मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में भी अपीयर होना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। तो जो इंटरव्यू होगा उसके जो कॉल लेटर्स होंगे वो आपको अक्टूबर या फिर नवंबर में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। देन इंटरव्यू कब कंडक्ट होंगे? स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए इंटरव्यू अक्टूबर से नवंबर के बीच में कंडक्ट होंगे। एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफिसर्स के लिए और असिस्टेंट के लिए जनवरी 2022 में हो जाएगी, यानी कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है और जो पोस्टिंग्स वगैरह होती हैं वो सब जनवरी 2022 में हो जाएगी। तो ये एक टेंटेटिव डेट शीट है जो कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी दी गई है, वो हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए ओके, एक बार फिर से मैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं एग्जाम की वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए फिर से बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब क्लोज हो जाएगी, लास्ट डेट क्या है? 26 जून है। फिर से बता रहा हूं 28 जून है, लेकिन 28 जून का वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए सो दैट आपको आपके घर के नज़दीक का कोई भी सेंटर मिल सके। अदरवाइज क्या होगा, कई बार आपको सेंटर नहीं मिलेगा तो घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ अवॉइड करिए। देन आरआरबी पीओ और क्लर्क की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी, प्रीलिम्स होगी, उसकी टेंटेटिव डेट, हाँ नॉट फिक्स्ड, ओनली टेंटेटिव डेट, इट वुड बी बिटवीन 2nd to 3rd वीक ऑफ अगस्त 2021। यानी आप चाहे स्केल 1 का एग्जाम दो या क्लर्क के लिए एग्जाम दो, उसका जो प्रीलिम्स होगा वो अगस्त के 2nd से 3rd वीक के बीच में होने के चांसेस हैं। टेंटेटिव डेट बता रहा हूं। देन आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम, जो क्लर्क की जो मेंस एग्जाम है, इट विल बी इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021। अगेन दिस इज टेंटेटिव, राइट? तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप मान के चल सकते हैं कि जो क्लर्क की मेंस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। देन आरआरबी पीओ की जो मेंस एग्जाम है, यानी कि जो स्केल 1 ऑफिसर की जो मेंस एग्जाम है, इट विल बी समवेयर बिटवीन 3rd to 4th वीक ऑफ सितंबर 2021, यानी कि सितंबर में हो जाएगी आपकी पीओ की मेंस एंड क्लर्क की होगी अक्टूबर में। तो आप चाहें तो दोनों एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि अगर आप क्लर्क की एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप पीओ की एग्जाम के लिए भर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप दोनों की अलग अलग फीस पे करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप दोनों की भर सकते हो और आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। दोनों के मेंस का जो डेट्स हैं अलग अलग मंथ की आने वाली हैं, तो आप दोनों एग्जाम कंफर्टेबली दे सकोगे। तो ये तो सजेस्ट करेंगे हम लोग कि आप दोनों फॉर्म भरिए, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, और अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आरआरबी क्लर्क की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। आरआरबी क्लर्क के लिए भी आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, राइट? एज है 18 to 28 ईयर्स, यानी कि 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है, 28 साल कंप्लीट हो गई है, उसके ऊपर निकल गए तो आप नहीं दे सकते, लेकिन 18 से 28 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के लिए। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, यहाँ पे 2 स्टेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। देन अपॉइंटमेंट एनीवेयर इन द स्टेट, देखिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऑल ओवर इंडिया में जाने वाले हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो वैकेंसीज देख के आप उस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, एंड आपने स्कूल में वो लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। अगर स्कूल में नहीं पढ़ी है तो आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं देन ओनली आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। इसीलिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी स्टेट की वैकेंसीज देख के वहाँ पे अप्लाई करते हो, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है? अब यहां पे सैलरी की अगर बात करें तो अप्रोक्स 32,000, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, पर्क्स वगैरह कम ज्यादा होते हैं, आपकी पोस्टिंग किस जगह पर है उसके हिसाब से, तो 30,000 से 32,000 के आसपास सैलरी आती है। टोटल वैकेंसीज कितना है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 5,000 प्लस वैकेंसीज है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है क्लर्क के लिए, 5,000 प्लस वैकेंसीज हैं, 5,096 वैकेंसीज हैं अगर देखा जाए एग्जैक्टली, तो बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी है, चांसेस बहुत ब्राइट हैं कि आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको
मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, पेपर इजी है ऑल दो, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, आप पीओ के हिसाब से मेहनत कीजिए, क्लर्क तो आराम से निकल जाएगा, पीओ भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब आरआरबी जो पीओ है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। तो एजुकेशन में यहाँ पर भी ग्रेजुएशन ही मांग रहे हैं, ओके, ओनली ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। देन एज जो क्राइटेरिया है इट इज 18 to 30 ईयर्स, यहाँ पे थोड़ा सा 2 साल की रिलैक्सेशन है। आप जैसे क्लर्क में 18 to 28 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। एंड जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहाँ पे 3 स्टेज हो जाएंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पे मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को इंक्लूड करके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एंड अपॉइंटमेंट इट विल बी एनीवेयर इन द स्टेट, अगेन ये भी स्टेट के अंदर ही जाने वाले हो आप, तो एक पर्टिकुलर कोई स्टेट में आप अपॉइंट होगे, स्टेट के अंदर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपने वो लैंग्वेज स्कूल में नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको वो लैंग्वेज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी स्टेट चूज करते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी जो सैलरी है वो 40 से 42,000 के बीच में आती है, प्लस माइनस थोड़े बहुत पर्क्स होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो सैलरी अराउंड 40 to 42,000 बैठेगी, राइट। वैकेंसीज कितना है यहाँ पे 4,100 प्लस वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। जैसा कि अभी चल रहा है पेंडेमिक का इशू और आपने देखा होगा कि बहुत कम पोस्ट आ रही हैं बाकी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर ये आरआरबी की जो नोटिफिकेशन आई है इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे टोटल देखा जाए तो 10,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग आरबीआई, एसबीआई, पीओ सबकी तैयारी में लगे हुए हो, तो उन एग्जाम्स का अगर आप कंपेयर करो तो ये एग्जाम काफ़ी इजी है निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्शन श्योर शॉट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली स्ट्रेटेजिकली तैयारी करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, एज को थोड़ा डिटेल बता दूं कि एज किस तारीख को मांगी है उन्होंने नोटिफिकेशन के हिसाब से। एज आपकी जो बोल रहे हैं ना 18 से 28 या 18 से 30, इट शुड बी ऑन 1 जून 2021, यानी 1 जून 2021 को जो एज है वही एज कंसिडर की जाएगी। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 या स्केल 2 के लिए जाना चाहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे स्केल 2 और स्केल 3 की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज हम एंट्री लेवल एग्जाम के जो बच्चे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो स्केल 1 और जो क्लरिकल वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे नीचे देखिए स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जिसको कहा जाता है, तो दे शुड बी अबव 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होनी चाहिए, एंड बिलो 30 ईयर्स, 18 ईयर्स से ज़्यादा एंड 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3 जून 1991, आपका जन्म 3 जून 1991 के पहले नहीं होना चाहिए, एंड लेटर देन 31 मई 2003, 31 मई 2003 के बाद भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों डेट्स में आपका बर्थ हुआ है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन ये बात हो गई आपके स्केल 1 की। कमिंग टू असिस्टेंट या फिर क्लर्क, ठीक है, तो बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 से 28 की एज के बीच में आप होनी चाहिए आपकी एज, एंड द कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जून 1993 एंड लेटर देन 1 जून 2003 एंड बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि आपको ये जो जून की डेट है 1 जून 2003 और 2 जून 1993, इस डेट पे भी आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, राइट। मैं फिर से बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैनेजर के लिए कहा गया था कि 3 जून 1991 और 31 मई 2003, इन डेट्स के पहले या बाद में और इन डेट्स को भी जन्म नहीं होना चाहिए, ओके, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव द आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम, ठीक है। आई होप इतना आपको एज वाला फैक्टर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एज को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी उन्होंने एक चीज बोल दी कि जो क्वालिफिकेशन है ना, इट शुड बी ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि 28 जून 2021 के दिन जो भी क्वालिफिकेशन ये लोग मांग रहे हैं वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए 28 जून 2021 को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने फाइनल एग्जाम दे रखे हैं आपके ग्रेजुएशन के, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, हो सकता है उसका रिजल्ट अगस्त में आने वाला हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उन्होंने बता दिया है कि जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस बताने वाले हो, इट शुड बी फाइनल ऑन 28 जून 2021, इस तारीख को आपके पास में वो एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, राइट।
ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे ऑफिस असिस्टेंट है यानी कि क्लर्क है, तो उसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, किसी भी फील्ड में किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हो। लेकिन साथ में एक कंडीशन कही गई है। कंडीशन क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ओके, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, यानी कि जो भी अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो उन सभी रीजनल रूरल बैंक्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में है, तो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज उन रूरल जो बैंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको वो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो आपने स्कूल में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपकी मार्कशीट में होगा भाई आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है लेकिन आपको आती है तो आपको एक प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप वो क्वालिफाई करोगे देन ओनली यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम, राइट। इसके साथ साथ डिजायरेबल बोला है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंपलसरी नहीं है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे आजकल तो कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो सबको थोड़ी बहुत तो होती है, वो डिजायरेबल भी है। एंड वो इसमें यहाँ पे इन्होंने मस्ट नहीं कहा है, डिजायरेबल है। अगर आपको नहीं है तो आप जल्दी से सीख लीजिए, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज आपको बैंक में जाके भी सीखने को मिलेगा। लेकिन जो मस्ट है वो ये है कि आपको लोकल लैंग्वेज, जिस भी आप आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, राइट। चलिए अब देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, उसकी क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर भी बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन पूछा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन ही है, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, then pisciculture, agriculture marketing, then corporation, information technology, management, law, economics और accountancy। क्यों? देखिए क्या कहा गया है कि वैसे तो आप बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आप ये जो मैंने जिन फील्ड्स के नाम बताए यानी कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब जो भी फील्ड्स हैं, अगर आपके पास इसकी कोई डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्यों प्रेफरेंस दिया जाएगा? बिकॉज जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो गांव जो रूरल एरिया से वहां पर वर्क करती हैं, तो वहां के लोग इन्हीं फील्ड्स में ज़्यादा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो उनको आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ दोगे। तो अगर आपको इस फील्ड की पहले से इन्फॉर्मेशन है तो आप बेहतर कार्य कर सकोगे। इसीलिए अगर आपकी एजुकेशन इन फील्ड्स की है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इन फील्ड को आपकी एजुकेशन नहीं है इन फील्ड से रिलेटेड तो आपको चांसेस कम हो जाएंगे वहाँ पे एग्जाम में सेलेक्ट होने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें मन में मत लाइए, जस्ट बताया गया है कि अगर आप लोग इन फील्ड से हो तो थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन अगर इनमें नहीं भी हो इन फील्ड से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से एग्जाम दीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर से यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप स्केल 1 के लिए भी जा रहे हो ना तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी आरआरबी में आप जाना चाहते हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है लोकल लैंग्वेज की वो आपको आनी चाहिए। और अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ी है तो आपको उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा, राइट। डिजायरेबल, अगेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज डिजायरेबल। ऑब्वियसली आप बैंक में जा रहे हो तो वहाँ पे बिना कंप्यूटर के कुछ होने वाला नहीं है, कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। तो डिजायरेबल बोला गया है, लेकिन वो आजकल मैंडेटरी हो गया है। एंड आपको नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी क्या है, आपको लोकल लैंग्वेज जो है जिस भी आरआरबी के लिए आप जा रहे हो वो आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड है क्लर्क या फिर स्केल 1 ऑफिसर के लिए। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। All the educational qualifications mentioned should be from a university, institution, board recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, and results should have been declared on or before 28 June 2021। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड आपकी जो भी डिग्री आप बोल रहे हो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिजल्ट उसका कंप्लीट फिनिश होना चाहिए कितनी तारीख तक, 28 जून 2021 तक। 28 जून 2021 आपके पास इस डेट पे रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने एग्जाम दिए रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपके पास रिजल्ट होना चाहिए 28 जून 2021 को। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी for having declared the result on or before 28th June 2021 has to be submitted at the time of interview for the post of officers scale 1, 2 and 3 and at the time of joining for office assistant या फिर clerk। यानी क्या कहा गया है कि
आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके रिजल्ट का मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ओके। और वो रिजल्ट जो है वो कब डिक्लेयर होना चाहिए, या तो 28 जून को डिक्लेयर हुआ हो या फिर इसके पहले हो गया हो, लेकिन इसके बाद में डिक्लेयर होगा तो वो नहीं चलेगा। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहां पर भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपका रिजल्ट 28 जून के बाद आने वाला है तो आप इसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो। 28 जून तक अगर आपका रिजल्ट आता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर स्केल 1, राइट। एंड अगर आप असिस्टेंट की या फिर क्लर्क की भी बात करें तो वहां पर भी आपकी यही कंडीशन है कि 28 जून तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड जब आप वहां पे ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपका मार्कशीट आप जब सबमिट करोगे तो वहां पे अगर इसके बाद की डेट आएगी तो आपको इशू होगा। इसीलिए पहले ये चीज़ कंफर्म कीजिए कि आपका रिजल्ट 28 जून को मिलना चाहिए या फिर इसके पहले होना चाहिए, राइट। अब देखिए बहुत सारे लोगों को एक और डाउट रहता है कि परसेंटेज का, जैसे अगर मांगा किसी पोस्ट के लिए 50% मांगा गया है, ठीक है, जैसे आप स्केल 2-3 के लिए जाएंगे तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज भी मांगी गई होगी। तो वहाँ उन लोगों को डाउट रहता है कि अगर 50% बोला गया है और मेरे 49.9% आ रहा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। और ये चीज़ बहुत हर बच्चे को, हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट के मन में कहीं ना कहीं रहती है एलिजिबिलिटी के केस में। तो वो भी यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कर दिए। कैसे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज क्या बताया उन्होंने, द परसेंटेज मार्क्स शेल बी अराइव्ड एट बाई डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द सेमिस्टर्स और ईयर्स बाई एग्रीगेट maximum marks in all the subjects irrespective of honors, optional, additional optional and multiplying by 100। क्लियर है, यानी आपने टोटल अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो भी ग्रेजुएशन किया है उसमें टोटल हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने स्कोर किए और टोटल हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होते थे फुल मार्क्स, उससे डिवाइड करोगे इंटू 100 कर दोगे तो जो आएगा वो आपका परसेंटेज आ जाएगा डिग्री का। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज यूनिवर्सिटीज ऑल्सो वेयर क्लास ग्रेड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स मार्क्स ओनली। ठीक है, जहां पे क्लास या ग्रेड दिया जाता है वहां पर भी ये एप्लीकेबल होगा। एंड द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड। अभी देखिए बता दिया यहाँ पे, जैसे अगर आपको 59.99% मिला है तो इट विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। इसको 60% नहीं माना जाएगा, इसको 60% से कम माना जाएगा। क्लियरली बताया। कुछ लोग अपने मन से ही सोच लेते हैं कि नहीं मेरा 59.97 है तो ये 60 ही माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियरली बताया गया है अगर 59.99 है तो वो 60 नहीं माना जाएगा, 60 से कम माना जाएगा। एंड अगर 54.99% भी आता है तो इट विल बी ट्रीटेड लेस देन 55%। आई होप यहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दी है, नोटिफिकेशन में बहुत बढ़िया बताया है। जो चीज़ हर बार लोगों को डाउट रहती थी वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। तो अभी मुझे लगता है कि परसेंटेज वाला फंडा भी आपके मन में एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो किस डेट को होनी चाहिए पूरी, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मेरी जब ज्वाइनिंग होगी तब तक मेरा मार्कशीट आ जाएगी तब मैं लेके चले जाऊँगा, तो बिल्कुल भी ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, अब जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है उसका क्या फंडा है उसको देखिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो बोला गया है आरआरबीज ने, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क और ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर दोनों को प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, मस्ट है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ the state in standard 8 or any level above standard 8 in government recognized boards of education school or having any certificate to the effect for standard 8 or any level above standard 8 would be considered proficient in that language। देखिए सीधे सीधे बता दिया है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे आप जिस आरआरबी में जाना चाहते हो, जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हो, अगर आपने उस स्टेट में पढ़ाई की है और वो जो लैंग्वेज है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज वो आपने क्लास 8 में या फिर क्लास 8 के बाद पढ़ी है, ओके, तो आपको ये जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है वो देना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। या फिर वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द अफोरसेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 months from the date of joining to acquire the proficiency. This period can be extended by the boards of RRBs within the framework of rules and provided that such extension should not be beyond the probation period। यानी कि क्या कहा गया है कि अगर किसी बच्चे ने, कोई एस्पिरेंट है जो कि फॉर एग्जांपल जाना चाहता है कर्नाटका, ठीक है, अब उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसने वो नहीं पढ़ी है, उसको आती नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो
उस बैंक में ज्वाइन कर सकता है, और बैंक जो आरआरबी होगी वो उसको 6 मंथ्स का, यहाँ पे बताया गया है 6 महीने का उसको समय देगी। आप 6 महीने में ये लैंग्वेज सीख लो और उसके बाद में आपको उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप वो पास करते हो तो फाइनली आप एब्जॉर्ब होगे। लेकिन हो सकता है अगर आप 6 महीने में ना सीख पाओ तो आरआरबी जो है आपकी बैंक है वो आपको थोड़ा सा और समय दे सकती है, लेकिन ये समय आपके प्रोबेशन पीरियड से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। आपका जब तक प्रोबेशन चलेगा उसके अंदर ही आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। सो आइदर आपने वो पहले से लैंग्वेज पढ़ी हो क्लास 8th में या फिर उसके बाद में, या फिर आप 6 महीने में वो लैंग्वेज सीख लें, उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर दें। दोनों केस में आप इस ये जो आरआरबीज हैं इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसीलिए आप ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी आरआरबी में अप्लाई मत कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि कौन सी जो आरआरबी है उसका कौन सी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है और आपको लैंग्वेज आती है, या फिर आप वो लैंग्वेज सीख सकोगे कि नहीं सीख सकोगे, ये खुद डिसाइड कीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इतना क्लियर है। ओके, अब देख लेते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है, एग्जाम प्रीलिम्स हो या मेंस किस तरह से कंडक्ट होगी, क्या क्या टॉपिक सब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो जो क्लरिकल एग्जाम है, क्लर्क की एग्जाम है, ऑफिस असिस्टेंट या फिर जो क्लर्क की एग्जाम है, उसका जो प्रीलिम्स होगा इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला। और जो प्रीलिम्स है उसमें सिर्फ 2 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहला सेक्शन होगा रीजनिंग और इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, ओके। एंड सेकंड जो दूसरा सेक्शन है दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे। एंड दोनों को 40-40 मार्क्स दिए, यानी एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और इनके लिए कंपोजिट टाइम आपको कितना मिलेगा, 45 मिनट्स, यानी 1 घंटा नहीं है, कम है, राइट। 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको 80 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं रीजनिंग के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के। तो ये किसकी प्रीलिम्स हो गई, ये क्लर्क की जो एग्जाम है आरआरबी की उसकी प्रीलिम्स हो गई। कमिंग टू ऑफिसर स्केल 1, अब ऑफिसर की जो प्रीलिम्स होगी उसमें भी देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, वहाँ पे भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वहाँ भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो कंपोजिट टाइम है वो भी यहाँ पे 45 मिनट्स ही है। तो लगभग आप देखें तो दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो आप दोनों का फॉर्म भरिए, आप क्लरिकल एग्जाम भी दीजिए, आप स्केल 1 की एग्जाम भी दीजिए, और दोनों का सेम पैटर्न है, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे एक अंतर है छोटा सा कि देखिए यहाँ पे रीजनिंग था, अगर आप क्लर्क की बात करें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी कहा गया है। एंड जो यहाँ पे आप ऑफिसर स्केल 1 में आओगे तो यहाँ पे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा गया है। तो ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन इस टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, आपका सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें आती है बेसिक, ठीक है ना। तो इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल दिया तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तैयारी वही कीजिए पीओ की, आप दोनों एग्जाम दीजिए, आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स जो 2020 में हुई थी उसका कट ऑफ दिखाता हूं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यानी कि जो क्लर्क्स हैं, क्लर्क की जो प्रीलिम्स थी लास्ट ईयर की उसका कट ऑफ कुछ स्टेट्स का जो नेट पे अवेलेबल है वही शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी 80 मार्क्स का होता है एग्जाम, तो उसमें से यूपी में देखिए 73 का कट ऑफ गया था, राइट। एमपी में 66.75, गुजरात में 78.25 आउट ऑफ 80, देखिए कितना हाई गया है। तेलंगाना में 71.25, बिहार में 75.5, आंध्र प्रदेश में 76.25, उड़ीसा में 79.75, माय गॉड, देखिए 80 में से इतना कट ऑफ गया है। हिमाचल प्रदेश में 71.25, राजस्थान में 78.75, वेस्ट बंगाल में 77.75, छत्तीसगढ़ में 70.5, जम्मू कश्मीर में 73.5, महाराष्ट्र में 67। तो आप समझ सकते हैं कि 80 मार्क्स में से इतने कट ऑफ गए हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज लेवल ऑफ जो डिफिकल्टी है वो काफ़ी इजी है, तो कट ऑफ तो हाई जाने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने वाले हैं एग्जाम। तो थोड़ा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, आराम से आप भी स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर का, उसके हमने कुछ स्टेट्स के कट ऑफ देख लिए। चलिए अभी हम लोग पीओ का भी देख लेते हैं। ऑफिसर स्केल 1 का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका कट ऑफ कैसा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अवेलेबल है अलग अलग कैटेगरी में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अभी यूपी में जनरल कैटेगरी में 47 था, ओबीसी में 46.75 था, ठीक है। ये प्रीलिम्स का है, यानी कि ये भी 80 मार्क्स में से ही है। आप देखेंगे कि क्लरिकल का जो अभी हमने कट ऑफ्स देखे थे वो काफ़ी हाई थे, 70 प्लस थे जनरली हर स्टेट के, बट यहाँ पे
बात अलग है, बिकॉज ये जो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कट ऑफ्स भी थोड़े कम हो जाएंगे। आप जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो 52 है, राजस्थान का देखेंगे तो 66 है, गुजरात में देखिए 59.75 जनरल का है, ओबीसी का 59.75, आंध्र प्रदेश में 52.75। तो आप इस तरह सभी का देख सकते हो। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं है, 80 में से कम ही दिख रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में सिर्फ 44.25 था, है ना। तो ये जो स्केल 1 का है उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लरिकल, तो यहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगा। बट फिर से मैं बता दूं कि ये जो कट ऑफ्स हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ये इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम, ओके। एंड उस समय का जो पेपर कैसा डिफिकल्ट था, इजी आया, क्वेश्चंस कैसे थे, उन बहुत सारी चीज़ों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ। तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये जस्ट एक आपको इंसाइट्स देने के लिए था, आइडिया देने के लिए था कि कट ऑफ किस तरह से हो सकता है। आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर भाई 80 मार्क्स का एग्जाम जो आपका पेपर है प्रीलिम्स का, तो एटलीस्ट अगर आप स्केल 1 के लिए जाना चाहते हो तो यू शुड टारगेट 65 to 70 मार्क्स, कुछ भी हो जाए। जब इतना टारगेट करोगे आप ऑटोमेटिकली कट ऑफ के ऊपर निकल जाओगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम मेन एग्जाम का थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से पैटर्न होता है। अगेन मेन एग्जाम जो है वो भी ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का ही है। अब जो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसका देखिए पैटर्न कैसा है। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 40, कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे एक एडेड है, ठीक है ना, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, वो भी 40 मार्क का आएगा। देन जनरल अवेयरनेस नॉर्मल हर एग्जाम में है, 40 टोटल क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ओके। 4A 4B कहा गया है, तो आप चाहे इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, चाहे हिंदी का, यानी इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, दोनों नहीं देने, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो या इंग्लिश लैंग्वेज, आप कंफर्टेबल हो इंग्लिश में तो आप इंग्लिश ले लो, या फिर आप हिंदी का लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको देनी है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये जो RRBs का जो एग्जाम है ना, चाहे क्लर्क का हो चाहे PO का हो, ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ऐसा समझते हैं भाई उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है कहीं ना कहीं, और उनके मन में एक ये टेंशन रहता है कि भाई मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो मैं बैंकर कैसे बन सकता हूँ, मैं बैंक एग्जाम कैसे क्लियर कर सकता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी बैंक एग्जाम में। फिर भी अगर लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि RRB में आप आराम से इंग्लिश का पेपर ही मत दो, हिंदी का लैंग्वेज चूज कर लो, हिंदी का पेपर देके आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो इंग्लिश या हिंदी इसमें से एक ही लैंग्वेज आपको चूज करनी है, आपको उसका एग्जाम उसका सेक्शन भी क्लियर करना होगा, और वहां पर भी आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगेन यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। एंड यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा कितना, 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये था क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है उसका पैटर्न। कमिंग टू ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, तो उसका देखिए अगेन यहाँ पर भी रीजनिंग होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर नॉलेज होगा 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, उसके आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड लास्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन इसके 40 क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पर आपको टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, एंड कंपोजिट टाइम अगेन यहाँ पर 2 आवर्स है, यानी 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के हैं उनको सॉल्व करना है, एंड आपको कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाने हैं, देन यू हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू। मैं एक चीज फिर से रिपीट करता हूं कि जो क्लर्क वाला एग्जाम था तो वहां पे सिर्फ मेंस एग्जाम के बाद ही मेरिट लिस्ट बन जाएगी, वहां पे इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 है इसको मेंस के बाद में इंटरव्यू में भी अपीयर करना है, देन इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप यहां तक एग्जाम स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज marks obtained only in the main examination will be considered for final merit listing। जैसे कि मैंने बताया ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, तो यहां पे मार्क्स obtained only in the main exam will be considered for final merit listing। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ मेंस के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, वहां पे प्रीलिम्स के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है PO है, ओके, वहां पे मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्टिंग। यानी कि
आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएगा वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर पे आएगा। प्रीलिम्स का कुछ लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। ओके, मेंस के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे और जो बच्चे मेंस एग्जाम देंगे और मेंस में कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू का कॉल आएगा, एंड बाद में इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को मिलाकर ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, सो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 2, generalist and specialist and scale 3, marks obtained in the single level examination will be considered for shortlisting for interview and final merit listing। यानी जो स्केल 2 और स्केल 3 है उनका भी सेम है, मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर आप गलती करते हैं, कुछ रॉन्ग आंसर्स देते हैं तो उसके लिए क्या पेनल्टी है, कुछ मार्क्स का निगेटिव मार्किंग। यस, यहाँ पे देखिए, पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स एप्लीकेबल टू ऑल प्रिलिमिनरी, मेन एंड सिंगल लेवल एग्जाम। यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रॉन्ग मार्क्स के लिए पेनल्टी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट द करेक्ट स्कोर, and if a question is left blank, that is no answer is marked, there will be no penalty for that question। यानी कि अगर आपने कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, ओके सिलेक्ट कर दिया, तो आपके 1/4 मार्क कट कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर सोचिए 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपके 0.25 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हो। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते ही नहीं, उसको छोड़ देते हो, ठीक है ना, कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्फिडेंट हो आप तो ही आंसर सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए फाइनल देखते हैं। कट ऑफ स्कोर फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन main examination to be considered to be shortlisted for provisional allotment depending on the number of vacancies available in each state, candidates will be shortlisted for provisional allotment। वही बताया गया है कि भाई आपको अगर क्लर्क के लिए सिलेक्शन करना है तो आपको मेंस, हर एक जो भी आप चाहे आप प्रीलिम्स एग्जाम दो चाहे मेंस दो, वहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेरिट के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है ना। देन स्केल 1 का जो है वहां पर भी ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। करेक्ट, यानी कि आपको मेन एग्जामिनेशन है वहां पर भी आपको एक मिनिमम कट ऑफ स्कोर के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 times ऑफ द डिक्लेयर्ड वैकेंसीज इन ईच स्टेट shall be called for interview subject to availability, and prior to the completion of the interview process, scores obtained in the online main examination will not be shared with the candidates shortlisted for interview। यानी कि यही बताया गया है कि आपको एक तो इंटरव्यू में एलिजिबल होने के लिए एक मिनिमम जो कट ऑफ डिसाइड होगा मेन एग्जाम का वो क्लियर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 times ऑफ द डिक्लेयर्ड वैकेंसी, यानी कि हर एक स्टेट में जितनी भी वैकेंसी दी गई हैं उसकी अराउंड 3 times लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 30 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये बताया गया है। एंड जो आपका मेंस एग्जाम हुए हैं, जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं, उसके जो स्कोर हैं वो आपको इंटरव्यू खत्म होने के बाद, यानी इंटरव्यू प्रोसेस पूरी खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही बताए जाएंगे। उसके पहले जो मेन एग्जामिनेशन है उसका स्कोर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी ऑफिसर्स स्केल 2 और 3 का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्केल 1 पीओ या फिर क्लर्क की बात कर रहे हैं। एंड एक चीज बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे, मेयर पासिंग इन इंडिविजुअल टेस्ट मे नॉट बी सफिशिएंट, okay, as candidates should also score sufficiently high on total score in order of merit to be called for common interview provisional allotment। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने केवल सेक्शनल टेस्ट में, यानी अभी फॉर एग्जांपल आप पीओ का ले लीजिए, वहाँ पे रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीके था, देन आपका मैथ्स था, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज था, तो आपने इनके सबके इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर किए हैं, लेकिन ओवरऑल भी आपको एक हाई स्कोर लाना पड़ेगा, ओवरऑल भी एक कट ऑफ
के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सिर्फ इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है। बाद में एक ओवरऑल जो आपका कंप्लीट स्कोर आएगा उसका भी एक मिनिमम लेवल होगा, उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, एक कट ऑफ के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाइनली सिलेक्ट हो गए। ये चीज उन्होंने एकदम क्लियर कर दी यहाँ पे, राइट। सो डिसीजन ऑफ IBPS इन शॉर्ट लिस्टिंग एंड कॉलिंग नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉमन इंटरव्यू शैल बी फाइनल। यानी कि IBPS ने जो डिसीजन ले लिया, किस किस को बुलाना है, किसको इंटरव्यू करवाना है, वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा नोटिफिकेशन IBPS RRB PO और क्लर्क एग्जाम 2021 का। आई होप आपके मन में जो भी शंकाएं होंगी वो सब की सब क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। तो देखिए, बहुत समय है आपके पास में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए, अगस्त में आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी, तो मैं बोलता हूं कि आपके पास ये एक जो महीना है, एक से 1.5 महीना है पूरा, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। आप स्क्रैच से अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं, आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। बस एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, बिकॉज सेंटर्स कम होंगे तो जल्दी फुल हो जाएंगी सीट्स, तो आपको आपके घर से दूर जाना पड़ सकता है, फालतू में इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए अगर आपने सोच रखा है, मन बना रखा है कि भाई मुझे इस बार एग्जाम देनी है, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए एंड तैयारी शुरू कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट edua.in पे विजिट कीजिए, हमारे फैकल्टी से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप लोग, एंड आपको जो भी फ्री गाइडेंस चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।